सक्सेना उर्फ राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, GSM कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज पुनः नए वीडियो के साथ, जैसा कि बच्चों पहले हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में, ख्यात क्या है, ख्यात के घटक क्या हैं, ख्यात का महत्व क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ख्यात के प्रकार कितने होते हैं, ख्यात का वर्गीकरण और ख्यात से संबंधित प्रावधान क्या हैं, ख्यात के मूल्यांकन की दशाएं क्या हैं। आज इन्हीं छोटे छोटे टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है ख्यात का प्रकार या ख्यात का वर्गीकरण। ख्यात दो तरह की होती है, एक तो क्रय की गई ख्यात, एक तो क्रय की गई ख्यात, और दूसरी होती है बिना क्रय की हुई ख्यात या स्वतः नियत, अपने आप आ जाती, या स्वतः अर्जित ख्यात। यानी दो तरह की ख्यात हो गई। एक तो हमने खरीदी है, उसे कहते हैं क्रय की गई। अब आप कहें खरीदी कैसे जाती है? क्योंकि ख्यात एक अमूर्त संपत्ति है, ख्यात एक अमूर्त संपत्ति है और अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी स्थायी संपत्ति है, आप सभी जानते हैं। और इसे बैलेंस शीट में शो भी किया जाता है, दिखाया भी जाता है। और जिस व्यापार की ख्यात जितनी अच्छी होती है, गुडविल जितनी अच्छी होती है, इसे प्रीमियम भी कहते हैं। यानी जितनी अच्छी होती है उतना ही व्यापार अधिक लाभ अर्जित करता। तो कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति एक व्यापार दूसरे व्यापार को खरीद लेता है। जैसे आप कहते हैं कि ये LG वालों ने ये प्लांट खरीद लिया, या LG वालों का प्लांट हमारा जो है हैवेल्स ने ले लिया। यानी एक दूसरे का व्यापार जब खरीदते हैं तो शुद्ध संपत्तियों का जो मूल्य होता है, जब व्यापार खरीदता है कोई व्यापार, तो हम क्या करते हैं कि जो एसेट्स होती हैं उनका पेमेंट करते हैं और जो लायबिलिटी होती हैं उनको अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी हम लायबिलिटी का भी भुगतान करेंगे और जो आपकी एसेट है उनका भी भुगतान करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम नेट एसेट्स, यानी जो हमारी नेट एसेट जितना हमें देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हम भुगतान करते हैं। तो जब कहीं ज़्यादा भुगतान करते हैं संपत्तियों के मूल्य से अधिक, तो जो आधिक्य होता है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट पेड एंड नेट एसेट्स विल बी गुडविल। यानी वो गुडविल होती है, ख्यात होती है, प्रीमियम होता है। तो जो डिफरेंस हुआ वह क्रय की गई ख्यात होगी। वह क्रय के अलावा नए व्यापार में इसका और कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल क्रय करने के लिए होता है। और इसे लेखा पुस्तकों में भी दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में एसेट के साइड में इंटेंजिबल एसेट्स करके हम शो करते हैं, अमूर्त संपत्ति के रूप में इसे दर्शाते हैं। दूसरा है बिना क्रय की गई या स्वतः नियत अर्जित ख्यात। तो जब एक व्यापार एक दीर्घकालीन अवधि के अंतर्गत विभिन्न कारकों, जैसे कारक मीन्स घटक, फैक्टर्स, जैसे लाभकारी स्थान, प्रतियोगिता में तीव्रता, प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन। आजकल आप चाहे छोटा व्यापार करें या बड़ा व्यापार करें, सभी में आपको कंपटीशन करना पड़ता है। कारण है जो व्यापारी पहले से लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, वो व्यापार नहीं चाहता है कि दूसरा कंपटीटर हमारे सामने आए, क्योंकि अगर दूसरा व्यक्ति हमसे अच्छा कार्य करेगा, हमसे अच्छा प्रोडक्ट चीप एंड बेस्ट देगा, तो हमारी
मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जो पुराने व्यापार होते हैं वो कंपटीशन किया करते हैं। दूसरा, वस्तु की प्रसिद्धि। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनको हम केवल ब्रांड के नाम से जानते हैं, उस चीज़ के नाम से नहीं जानते हैं। जैसे निरमा पाउडर के नाम से आज भी लोग जानते हैं, चाहे वो घड़ी ले जाएं, चाहे एरियल ले जाएं, चाहे टाइड ले जाएं। लेकिन जब आता है कस्टमर तो दुकानदार से कहता है भैया एक निरमा देना, तो जबकि निरमा तो ये ब्रांड का नाम है, ना कि प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो वॉशिंग पाउडर है, लेकिन वॉशिंग पाउडर कोई नहीं मांगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वस्तु की प्रसिद्धि हो जाती है। तो इन प्रसिद्धियों से भी ख्यात अर्जित होती है। इसे बिना क्रय की हुई या स्वतः नियत। अब जैसे कोई डॉक्टर अच्छी जगह बैठ रहा है, किसी एक स्थान पर बैठ रहा है, बहुत से कस्टमर पेशेंट आते हैं और वो दूसरी जगह जाके अपनी क्लिनिक खोल देता है, तो ये उसकी बिना क्रय हुई की गई ख्यात होगी, क्योंकि उसने इस ख्यात के लिए कोई पैसा नहीं, उसकी प्रसिद्धि है। तो लेखांकन मानक 10 का पालन करने पर ख्यात का लेखांकन खाता बहियों में नहीं होता है। ख्यात का मूल्यांकन के निर्णय विषय पर निर्भर है कि कौन सा विषय है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, इस पर सब्जेक्ट जजमेंट पर निर्भर करता है। तो ये तो रहे ख्यात के प्रकार। अब हम आपको बताएंगे ख्यात की दशाएं। ख्यात की दशाएं यानी सर्कमस्टेंसेज फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी प्रीमियम के मूल्यांकन की दशाएं कौन कौन सी होती हैं, किन दशाओं में ख्यात का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक कंपनी की दशा में, जब दो कंपनियां एकीकरण हो रही हों यानी मिल रही हों तो हमें ख्यात की जरूरत होती है। दूसरा, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का संविलियन करे, होल्डिंग करे। और तीसरी स्थिति, जब अंशों का मूल्यांकन करारोपण के उद्देश्य से किया जाए और स्कंद विपणन के लिए और स्कंद विपणन के द्वारा अंशों का मूल्य उपलब्ध न हो। तो 3 स्थितियां हो गई। चौथी स्थिति है जब कंपनी ने पहले ख्यात को अपलिखित कर दिया, जब लाभान खाते से डेबिट बाकी को कम करने के लिए ख्यात का फिर से बनाया जाना आवश्यक हो तो भी हमें ख्यात की जरूरत होती है। अगला, कंपनी की बिक्री पर, कंपनी जब बिकती है, कंपनी को कोई दूसरा व्यक्ति खरीदेगा तो भी गुडविल की हमें ज़रूरत होती है। कंपनी का नियंत्रण करने के लिए कंपनी के अधिक अंश क्रय करने पर भी ख्यात की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी के अंश तभी व्यक्ति खरीदेगा अगर कंपनी की गुडविल अच्छी होगी। जिन कंपनियों की गुडविल अच्छी नहीं होती है उन कंपनियों के शेयर पब्लिक नहीं खरीदती है या कम संख्या में खरीदती है। दूसरा, अन्य दशाओं में अंशों के क्रय करने पर भी हमें गुडविल की आवश्यकता होती है। अब ख्यात के मूल्यांकन की आवश्यकता साझेदारी फर्म की दशा में या साझेदारी की संस्था की दशा में भी ख्यात की जरूरत होती है। जब साझेदारी फर्म में ख्यात के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है तो किन परिस्थितियों में होती है? तो वो परिस्थितियां हैं, नए साझेदार के प्रवेश करने पर भी हमें ख्यात की आवश्यकता होती है। दूसरा, किसी साझेदार के मृत्यु पर, अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदारी फर्म की बिक्री करने पर, साझेदारी फर्मों के एकीकरण करने पर, एमाल्गेशन,
और साझेदारी फर्म का सीमित कंपनी के रूप में रूपांतर करने, यानी पहले साझेदारी कंपनी थी, अब उसका हम रूप कंपनी का दे दें, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी में दे करते हैं, तो भी हमें ख्यात की आवश्यकता होती है। दूसरा, साझेदारों के मृत्यु और अवकाश के समय पर साझेदारों के लाभ हानि विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने पर, जैसे साझेदार तो वही रहे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहते ठीक है भाई हम ज़्यादा पूंजी लगा दे रहे हैं, हमें शेयर ज़्यादा दो, या कभी कभी नया साझेदार आता है तो भी साझेदारों में शेयर में अंतर हो जाता है, तो उस समय भी हमको ख्यात की आवश्यकता होती है। और तीसरी आवश्यकता होती है साझेदारी फर्म का विघटन करने पर भी हमें ख्यात की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी अभी हमने आपको दो चीज़ें बताई किन दशाओं में, एक कंपनी की दशा में, एक साझेदारी फर्म की दशा में, और तीसरी होती है अन्य दशाओं में, इन अदर केसेज। तो जब व्यापारी की मृत्यु पर संपत्ति कर लगने पर, दूसरा किसी व्यापार को सरकार द्वारा अनिवार्य योजना के अंतर्गत लेने पर, तो भी हमें ख्यात की आवश्यकता होती है। दूसरा, व्यवसाय की बिक्री करने पर, व्यवसाय के पुनर्गठित होने पर, और एकाकी कंपनी द्वारा या एकाकी व्यापारी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साझेदार बनाने पर। क्या होता है, कभी कभी अकेला प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही होती है और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता है, या उसके पास अनुभव की कमी होती है, तो अनुभवी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो पूंजी लाने में सक्षम है अपना साझेदार बना लेता है, जिससे व्यापार की उन्नति होती है, तो उसके लिए भी ख्यात की आवश्यकता होती है। तो ये रही ख्यात के मूल्यांकन की दशाएं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।